हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज भूगोल का अगला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों और भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता रखा था कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको जो है पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं या जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू कर देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी जब पृथ्वी की संरचना हुई तो सबसे पहले किनका निर्माण हुआ? सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? चट्टानों का। और चट्टानें तीन प्रकार की बनी: आग्नेय चट्टानें, अवसादी शैलें, कायांतरित शैलें। ठीक है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी शैलें और कायांतरित शैलें, ये तीन प्रकार से चट्टानें बनी। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टानें बनी इनका निर्माण लावा से हुआ। जो ज्वालामुखी से लावा निकला और जो विस्फोट होने के बाद लावा निकला, वो लावा जब ठंडा हुआ तो क्या बन गया? आग्नेय चट्टानें बन गई। ठीक है, इसमें जीवन नहीं था। इन चट्टानों में क्या नहीं था? इन चट्टानों में जीवन नहीं था। लावा के ठंडा होने से क्या बना? इन चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों में क्या नहीं था? जीवन नहीं था। क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय शैलों से निर्मित है। यानी क्रस्ट का मतलब जब वहां गड़बड़ हो गई, वो चीजें जल गई, तो ऐसे भागों से क्या है? आग्नेय चट्टान की शैलें बनी हुई है। सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे कि पहले मैंने ही बता दिया था कि सर्वप्रथम किनकी? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टानों में सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें क्या क्या आते हैं? डोमोलाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह से डोमोलाइट होता है, इस तरह का ग्रेनाइट होता है और इस तरह का बेसाल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इन तीन चट्टानों का निर्माण इस तरह से हुआ। ठीक है, धात्विक खनिज अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज अधिक पाया जाता है। ठीक है, भारत के दक्कन, जो भारत में दक्कन का पठार है, जो कि ये चित्र आपके सामने चल रहा है, भारत में दक्कन का पठार है, यहाँ की जो शैलें हैं ये सभी शैलें यही पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें। ठीक है, इस पठार में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवसादी शैलें क्या है? अवसादी शैलों का निर्माण समुद्र के पेंदे से, यानी कि समुद्र जो है, समुद्र तल है, समुद्र तल यानी कि इसके नीचे से होता है। यहाँ ये जो पेंदा होता है इसी पेंदी से होता है। ठीक है, जैसे कोई बर्तन हुआ ना, तो बर्तन में कहते हैं इस बर्तन का ये जो पेंदी होता है, इसी पेंदी से, समुद्र के पेंदी से किसका? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। खनिज तेल, यहां से क्या प्राप्त होता है? खनिज तेल हमको प्राप्त होता है। धरातल का 75% भाग बना है, यानी कि जो इस पृथ्वी का 75% भाग है वो किससे बना है? अवसादी शैलों से बना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो है क्या क्या पाए जाते हैं अवसादी शैलों में? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला है तो कोयला यहां पे भी पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक है, अब कायांतरित शैलें मतलब उनकी क्या है? काया बदल गई है। ठीक है, उनकी जो शरीर की काया थी वो बदल गई। कायांतरित शैलें, जैसे चूना पत्थर से क्या बन गया? संगमरमर बन गया। चिकनी मृदा से क्या बन गया? स्लेट बन गया। और कोयला से क्या बना? हीरा। यानी हीरा कोयले का प्रतिरूप है, हीरा कोयले का प्रतिरूप है। संगमरमर किसका प्रतिरूप है? चूना का। स्लेट किसका प्रतिरूप है? चिकनी मृदा का। ठीक है, तो कायांतरित शैलें मतलब ये चूना से बन गया संगमरमर, चिकनी मृदा से बन गया स्लेट, और कोयला से क्या बन गया? हीरा बन गया। ठीक है, तो ये शैलें हुई। ठीक है, अब आपको हम पृथ्वी के संरचना के बारे में बता देते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा पृथ्वी की भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु, तो सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है दोस्तों? तो अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात की जाए तो यह है 5.5 ग्राम प्रति सीसी। क्या है? 5.5 ग्राम प्रति सीसी है दोस्तों। अब देखिए पृथ्वी की गहराई में अगर हम जाते हैं और अगर पृथ्वी की गहराई में हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है, और प्रति अगर हम 32 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अब ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहां होती है? जब हम 1500 किलोमीटर अंदर जाते हैं
तब क्या होती है, 1500 किलोमीटर अंदर जब जाएंगे तो क्या उत्पत्ति होगा, तब ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। यानी कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति 1500 किलोमीटर की गहराई से होती है। ठीक है दोस्तों, हमें यकीन है, विश्वास है कि है आपके समझ में आ रहा होगा। आग्नेय चट्टानें, अवसादी शैलें, कायांतरित शैलें, इन सब चीजों को आप बहुत बेहतरीन से समझ रहे होंगे। ठीक है, पृथ्वी की संरचना के बारे में बता दिया। अब देखिए, पृथ्वी के केंद्र में यानी कि जो पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है, इसके केंद्र में, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में लोहे की अधिकता के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा लोहा होने के नाते क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, अब हम भूकंप की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मेन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब भूकंप की बात कर लेते हैं दोस्तों। भूकंप का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों, सिस्मोलॉजी एक पुस्तक है, उसमें आपका भूकंप, मतलब सिस्मोलॉजी एक चीज है, उसमें आप क्या करेंगे, भूकंप का अध्ययन करेंगे। भूकंप का यंत्र, ठीक है, भूकंप कैसे पता चलता है कि भूकंप आएगा, वो सिस्मोग्राफ से हम उसको नापते हैं। इसका आविष्कार 1880 में हुआ और जॉन मिलने ने इसका आविष्कार किया था। किसका, सिस्मोग्राफ का आविष्कार 1880 में हुआ और जॉन मिलने ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचती हैं अधिकेंद्र कहलाता है। यानी कि भूकंप की तरंगे जहां पर पहुंचती है वहीं इसका अधिकेंद्र होता है, और जहां इसका अधिकेंद्र होता है वहां से कई जगहों पर ये क्या करता है, भूकंप आता है। कई जगहों पर क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि भूकंप का केंद्र ये था। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप वाला देश, यानी कि सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है, तो वह है जापान। क्या है दोस्तों, जापान है। यानी कि भूकंप मापन इकाई, यानी कि भूकंप की स्पीड क्या थी, तो उसको किस इकाई से नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं, वह है रिएक्टर स्केल। क्या है दोस्तों, रिएक्टर स्केल। सुनामी कैसे आता है, जब समुद्र में भूकंप आता है दोस्तों, तब लहरें उठती हैं बहुत ऊंची ऊंची, उसी को हम सुनामी बोलते हैं। यानी कि सुनामी की अगर बात कर ली जाए तो समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरों को हम सुनामी कहते हैं। चलिए अब हम आपको ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं। बता देते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, ज्वालामुखी धरातल का वह दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा निकलता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, कुछ इस तरह से हो जाता है ज्वालामुखी का। देखिए, कुछ इस तरह से हो जाता है, यहां से क्या निकलता है, लावा निकलता है। धरातल का वह दरार की पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, लावा निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी कैसा होता है, जो जिसमें से निरंतर हमेशा लावा निकलता रहता है। क्या, हमेशा लावा निकलता रहता है, वह होता है जागृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, 4-5 वर्षों के अंतराल पर उद्गार होता है। यानी कि 4-5 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक एक बार उद्गार होता है। शांत ज्वालामुखी क्या है, एक बार उद्गार के बाद लावा नहीं निकलता है। यानी कि एक बार उद्गार हो जाता है, उसके बाद क्या नहीं निकलता, लावा नहीं, वो शांत हो जाता है, फिर उससे लावा नहीं निकलता। इसके उदाहरण है क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है, इसमें सिर्फ एक बार लावा निकला था, दोबारा नहीं निकला। वेरनदीप ज्वालामुखी कहाँ है, भारत में है, इसमें भी सिर्फ एक बार लावा निकला था, दूसरी बार नहीं निकला। विसुवियत इटली में है, विसुवियत ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है, इसमें सिर्फ एक बार लावा निकला था और दोबारा नहीं निकला। क्रेटर ज्वालामुखी का उदाहरण अगर पूछ लिया जाए तो क्रेटर ज्वालामुखी का उदाहरण कहां मिलता है, विक्टोरिया झील में। ये विक्टोरिया की झील के अंदर से, झील में सेंटर बना के ये ज्वालामुखी निकल गया था, सेंटर में बना के ये ज्वालामुखी विक्टोरिया झील में निकल गया था और वहां से इसका उद्गार होने लगा। ये लगातार उद्गार होता रहता है। ठीक है, जो कहां पर है, अफ्रीका में स्थित है। इटली के पास लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ठीक है, इटली के पास लिपारी द्वीप पर क्या है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि ये जब वहां से निकलता है तो हम एकदम प्रकाश रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहते हैं। किसको, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, किसको कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां निकलता है, परिप्रशांत मेखला में। कहां निकलता है, परिप्रशांत मेखला में। सबसे कम ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। सबसे कम ज्वालामुखी कहां निकला, इंडोनेशिया में, सिर्फ एक बार। नारकोडम ज्वालामुखी कहां से तात्पर्य है, भारत से। नारकोडम ज्वालामुखी कहां से तात्पर्य है, भारत में। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या था, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, इक्वेडोर में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरी वीडियो आपके समझ में आई होगी, और आई होप कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। हमने इसमें से मेन टॉपिक उठा के डाला है, बहुत डीपली ना जा करके बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
और फिर आगे अगर मौका मिला, समय मिला, तो हम एक एक जितनी चीजें बताए हैं उन चीजों के बारे में आपको डीपली जा करके नॉलेज देंगे, ठीक है। और कुछ ही दिनों में हमने जैसा कहा है कि इतिहास का वीडियो भी डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारा वीडियो यूं देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से और आपके लाइक से हमारा उत्साह बढ़ेगा, और जब हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम यूं ही आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों अगला वीडियो जो भूगोल का हम बनाने वाले हैं उसमें वायुमंडल के बारे में बताएंगे, ठीक है। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है और ब्रह्ममंडल क्या है दोस्तों। और उसके बारे में हम आपको विश्व के प्रमुख जलप्रपात और विश्व की झीलों के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।